हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था हमारा रूरल डेवलपमेंट का आधा चैप्टर, आधा पार्ट, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, पहला जो चैलेंज हमने बात की थी, किसकी बात की थी? सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की। अब हम इस वीडियो में दूसरे चैलेंज की बात करेंगे, जो कि है द चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। बट बिफोर दैट द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है द प्रोसेस इन्वॉल्व between the harvesting and final sale of the produce by the farmers is called agriculture marketing। मतलब सर हिंदी में बताया कर, ये समझ नहीं आता। तो देखो, क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग? कि एक फार्मर जब अपने फसल को काटता है, फिर उस फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस करता है, उसको ग्रेड करता है, उसको पैकेज करता है, स्टोर करता है, फिर मार्केट में बेचने लेके जाता है। तो इतनी सारी जो प्रोसेसेस हैं, फसल काटने तक, मार्केट तक ले जाके बेचने तक, ये सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, तो ये सेकेंड चैलेंज जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। समझ में तो आ गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। लेकिन सर ये चैलेंज क्यों है रूरल डेवलपमेंट में? चैलेंज इसलिए है क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सही पैसा नहीं मिलता उनको। इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी जो कंट्री थी, उसमें ये होता था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो पूरी थी वो किसके कंट्रोल में थी? मनी लेंडर्स के, ट्रेडर्स के, और कमीशन पे चलती थी। जैसे एग्जाम्पल से समझो, समझ नहीं आ रहा होगा। एक जमींदार है, एक राम है, राम ने उससे पैसा लिया था खेती करने के लिए। अब खेती उसने कर ली, फिर वो जमींदार अपना पैसा मांग रहा है। अगर राम चाहता है कि मैं अपना ये फसल कहीं और बेचूं जहां मुझे ज़्यादा पैसा मिले, ताकि मुझे बेनिफिट हो, तो वो जमींदार इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं, तुमने मुझसे उधार लिया था, तुम ये फसल मुझसे ही बेचो। उनको कोई फ्रीडम नहीं थी कि वो खुद के डिसीजंस ले सके, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो इसको, ये जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, आज भी एक इशू है, आज भी एक प्रॉब्लम है कि आज भी जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं वो अपने डिसीजंस खुद नहीं लिख पाते हैं। ओके, सीआरटी की लैंग्वेज में इसी को कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। क्या होता है डिस्ट्रेस सेल? डिस्ट्रेस सेल रिफर टू अ सिचुएशन व्हेन द फार्मर्स आर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट, नो मैटर हाउ द मार्केट प्राइसेस। कि उनके साथ जबरदस्ती की जाती है किसानों के साथ कि तुम अपना प्रोड्यूस बेचो। उनका मनमर्जी नहीं चलती है कि मैं अपना फसल एक महीने बाद बेचूंगा ताकि मुझे ज़्यादा पैसा मिले, मैं एक महीने पहले बेचूंगा ताकि मुझे ज़्यादा पैसा मिले। जो लैंडलॉर्ड्स कहते हैं, जो उन्होंने उधारी ले रखी होती उन लोग से, वो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें चलना पड़ता है। इसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल, जब उनको फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, ये डिस्ट्रेस सेल किस किस केस में होता है? ये डिस्ट्रेस सेल होता है जो फार्मर्स को अपने कर्जे चुकाने होते हैं, या फिर उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है तो क्यों डिस्ट्रेस सेल होता है सर? देखो, एक किसान है, उसने फसल अपनी काटी, अब उसके पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो वो मजबूरी में आ जाएगा कि मुझे अपने फसल बेचनी पड़ेंगे। भले उस टाइम पे प्राइस कम हो, लेकिन वो बेच देगा क्योंकि इसके पास रखने की जगह जगह नहीं है, और रखने की जगह नहीं है मतलब फसल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपना बेच देता है। तो समझ में आया डिस्ट्रेस सेल क्यों होता है? डिस्ट्रेस सेल तब होता है जब एक किसान को अपने कर्जे चुकाने होते हैं, या फिर वो कर्जदार के दबाव में होता है, कर्ज जिससे ले रखा उसके दबाव में रख होता है। और दूसरा क्यों होता है डिस्ट्रेस सेल? कि उसके पास स्टोरेज नहीं है, स्टोर करने की जगह नहीं है, तो वो अपना फसल जल्दी में बेच देता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द मार्केट सिस्टम। ये जो मार्केटिंग सिस्टम है, इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए। ठीक है, तो पहला जो मेजर है वो है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट बनाया गवर्नमेंट ने। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? रेगुलेटेड मार्केट एक एरिया होता है जहाँ पे गवर्नमेंट के लोग, फार्मर्स, ट्रेडर्स, ये लोग आपस में मिलके किसानों को फायदा पहुंचाते हैं। ये जो जगह है रेगुलेटेड मार्केट यार्ड, ज़्यादातर टाउन्स, इंडिया के ज़्यादातर टाउन्स के बाहर बनाई गई है। यहाँ पे होता है कि किसान आए अपना फसल लेके और अच्छे दाम पे अपना फसल बेचे। गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे होते हैं, वो देखते हैं कि कोई इनके साथ बदसलूकी ना करे, कोई इनके साथ फोर्सिबली उनका जो माल है वो ना ले। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है। तो यहाँ से जो किसान होते हैं, यहाँ से उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, यहाँ पे उनके फसल की अच्छी वैल्यू दी जाती है। ठीक है,
और ये जो रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स हैं, यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है किसानों को, ताकि किसान जिनके पास स्टोरेज की जगह ना हो, सामान रखने की जगह ना हो, वो अपनी फसल लाके यहाँ पे रख दें और कुछ दिनों में बेच सके। क्लियर हो गया? पहला जो मेजर्स लिया इंडियन गवर्नमेंट ने वो है रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स। ठीक है। सेकेंड मेजर क्या है? कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी को प्रमोट किया गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होता है कि किसान आपस में मिल के, कई किसान, बहुत सारे किसान, एक गांव के पूरे किसान, एक टाउन के पूरे किसान आपस में मिल के सोसाइटीज बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी के साथ कोई बदसलूकी हो तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। ठीक। और हर सोसाइटी के अगर मेंबर होते हैं तो उनको अच्छा दाम दिया जाता है उनके फसलों का। क्लियर हो गया कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपस में मेंबर्स मिलते हैं, कई फार्मर्स आपस में मिलते हैं और उनके किसी भी वायलेंस के अगेंस्ट, अगर उनके साथ कोई भी बुरा सलूक हो रहा है, उनके जो फसल उनका कम रेट दिया जा रहा है, तो उनके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाते हैं और अपने फसल को एक अच्छे दाम पे बेचते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। उसके बाद है फिर गवर्नमेंट क्या देती है? डायमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है सर? देखो, कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा आज वेदर ऐसा रहेगा, आज फसल ऐसी रहेगी। न्यूज़ पे, टीवीज़ पे कई ऐसे सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको किसानी के बारे में जानकारी दी जाती है, फार्मिंग के बारे में जानकारी दी जाती है कि आपको किस फसल के साथ कैसा फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, किस फसल के साथ कैसी सॉइल होनी चाहिए, ये सब आपको नॉलेज दी जाती है टीवी पे। और साथ ही साथ वेदर रिपोर्ट भी दिया जाता है कि आज बारिश होगी, आज क्या होगा क्या नहीं होगा, जिससे किसानों को काफ़ी फायदा पहुंचता है, उनके फसल खराब होने से बच जाते हैं, उनको एक नॉलेज मिलती है, नई नई नॉलेज मिलती है फार्मिंग के बारे में, और वो नई नई ट्रायल्स करते हैं जो उनके लिए बेटर होता है। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि मार्केटिंग सिस्टम इम्प्रूव हो। ठीक है। हाँ सर। उसके बाद फिर है एमएसपी पॉलिसी। फोर्थ जो मेजर ली है गवर्नमेंट ने वो है एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी पॉलिसी क्या है? एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? कि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि किसान भाई लोग, तुम्हारा फसल कहीं भी अगर तुमको हम इतने रेट पे, कोई भी सिचुएशन हो, हम इतने रेट पे तुम्हारे फसल को खरीदेंगे। गवर्नमेंट ने कह दिया कि कोई भी सिचुएशन हम 50 रुपए किलो किलो गेहूं तुम्हारा खरीदेंगे तो खरीदेंगे। अगर उससे बेहतर दाम आपको कहीं मिल रहा है, 50 से ज़्यादा मिल रहा है, तो आप जाके बेच दो। लेकिन अगर उससे बेहतर दाम आपको नहीं मिल रहा है तो आप आके गवर्नमेंट के पास बेच दो। गवर्नमेंट खरीदती है किसानों के फसल को, कोई भी सिचुएशन हो, वो हमेशा एक ही पैसा देती है, फिक्स पैसा। और वो पैसा जो होता है वो बेटर होता है किसानों के लिए। अगर किसानों को उससे बेहतर कहीं मिलता है तो वो जाके बेच सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कम मिलता है, उससे पूरी जगह कम मिल रही है, गवर्नमेंट ज़्यादा दे रही है, तो आके गवर्नमेंट को बेच दे। अब आप पूछो कि सर ये इतने सारे किसानों का फसल खरीदते गवर्नमेंट करती क्या है? आपने राशन सुना होगा, राशन सिस्टम। राशन का बफर स्टॉक बनाती है, वो फसल खरीद के गरीब लोगों तक पहुंचाती है राशन के थ्रू। और अगर कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया कंट्री में, जैसे अर्थक्वेक आ गया, हैवी रेनफॉल हुई, बाढ़ आ गया, तो उस सिचुएशन में भी इन फसलों का यूज करती है, इन ग्रेन्स का यूज करती है गवर्नमेंट। ठीक है। एमएसपी समझ में आया? मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये फिक्स प्राइस हम तुमको देंगे, कोई भी सिचुएशन हो तुम यहाँ पे लाके हमें फसल बेच सकते हो, अगर इससे ज़्यादा तुमको कहीं मिल रहा है तो तुम जाके वहाँ बेच दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या करती है, मैं ये जो बफर स्टॉक बनाती है उसको गवर्नमेंट क्या करती है, राशन में देती है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए कंट्री में, ऐसी सिचुएशन आ जाए भुखमरी की, तो ये बफर स्टॉक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। हाँ सर, ठीक है, फिर क्लियर हो गया सब? ठीक। अब देखो, न्यू टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या है? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रिफर्स टू द रीएलोकेशन ऑफ सम ऑफ द फार्म प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज और क्रॉप्स प्रोड्यूसेस मार्केट रिस्क। मतलब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन वो मेथड है, वो सिस्टम है जिसमें आप अपने क्रॉप्स का और अपने रिसोर्सेज का नई जगह पे यूज करो, जिससे मार्केट रिस्क कम हो। कैसे सर? समझ नहीं आया। देखो,
कैसे, अभी हम बात करेंगे। बस देखो, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं और तुम्हारे पास जो फसल तुम उगा रहे हो वो अलग अलग जगहों पे लगाओ। जैसे एग्जाम्पल देखो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मैंने क्या कहा, ध्यान से सुना है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रिफर्स टू द रीएलोकेशन ऑफ सम ऑफ द फार्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज और न्यू क्रॉप्स। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है? देखो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही फसल ना उगाओ अपने खेतों में। जैसे कोई किसान है वो हमेशा गेहूं ही उगाता है, वो कोई और फसल नहीं ट्राई करता है, गेहूं ही उगाता है। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन उसको सिखाता है कि तुम सिर्फ गेहूं ही मत उगाओ अपने खेतों में, तुम उसके साथ साथ कुछ और फसल को उगाओ, ताकि अगर तुम्हारा गेहूं खराब हो गया तो दूसरे फसल तुम्हें फायदा दे पाए। समझ में आया? सर थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए। एक किसान है राम, ठीक, श्याम, यार बार बार राम ही लेता हूँ। श्याम ले लो, एक किसान है, उसने, उसके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है, वो हर साल 10 हेक्टेयर में सिर्फ गेहूं ही उगाता है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन से नज़र से देखें तो शाम को अपने 3 हेक्टेयर पे जौ उगाना चाहिए, अपने 3 हेक्टेयर पे बाजरा उगाना चाहिए, फिर 3 हेक्टेयर पे गेहूं उगाना चाहिए और 1 हेक्टेयर पे कोई और फसल उगा ले। ठीक है, कहने का मतलब है वो अलग अलग फसल उगाए, ताकि अगर बाय द वे, बाय चांस एग्रीकल्चर उसका खराब हुआ, गेहूं की खेती अच्छी नहीं हुई, तो जौ और बाजरा की खेती अच्छी होगी, उससे उसको फायदा होगा। अगर इसकी खेती नहीं अच्छी हुई तो उसकी खेती अच्छी होगी, तो थोड़ा बहुत उसको फायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब है सिर्फ एक ही जगह पे खुद को इन्वॉल्व नहीं रखना चाहिए, अपने क्रॉप प्रोडक्शन को अलग अलग जगह फैलाना चाहिए, जिससे रिस्क कम होता है। रिस्क उससे क्या कम होगा? जैसे मार्केट प्राइस, अभी उसने गेहूं उगा रखा था और अचानक से गेहूं की प्राइस मार्केट में बहुत कम हो गई और प्राइस उसकी बढ़ गई, किसकी? जौ की। ठीक, बहुत ज्यादा बढ़ गई जौ की प्राइस और गेहूं की प्राइस कम हो गई। तो जिसने सिर्फ गेहूं उगा रखा था उसका तो घाटा हुआ, और जिसने जौ और गेहूं दोनों उगा रखा था उसने उसने गेहूं में तो घाटा सहा, लेकिन जौ में उसने फायदा सहा। ठीक है, तो उसका एक ना एक जगह फायदा हुआ। ठीक, ऐसे ही मार्केट रिस्क से बचने के लिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा टाइप का जो डाइवर्सिफिकेशन वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही खुद को इन्वॉल्व मत रखो, मतलब खुद को सिर्फ खेती करने तक ही इन्वॉल्व ना रखो, कुछ अलग अलग जगह पे भी अपना दिमाग लगाओ, वहाँ पे भी काम करो। जैसे आप खेती करो, साथ ही साथ जानवर पाल लो, कुछ बकरी पाल लो, गाय पाल लो, जिससे आपको फायदा हो। आप किसानी करो, उसके साथ ही साथ मछलियाँ पाल लो, जिससे आपको फायदा हो। आप किसानी करो, साथ ही साथ फल और सब्जियां उगाओ, जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, तो ये जो है ये सब, ये क्या है कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के फायदे हैं, एम्प्लॉयमेंट के फायदे हैं ये सब। समझे कि किसानी के साथ साथ, फार्मिंग के साथ साथ और भी जगहों पे आप ट्राई करो जहां से आपको फायदा हो। क्लियर हो गया? ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब आगे जो हम बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट अलग अलग जगह भी करो, तो हम उन अलग अलग जगहों की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, फार्मिंग के अलावा और कहाँ कहाँ पे एक फार्मर एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। तो पहला है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको कहा जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या होता है कि खेती तो करो आप, साथ साथ उसके साथ साथ कैटल्स को पालो, जानवरों को पालो, गेहूँ गेहूँ सॉरी, भैंस को पालो, गाय को पालो, बकरियों को पालो, मुर्गियों को पालो, जिनसे आपको फायदा हो। ठीक, तो ये है एनिमल हस्बेंड्री, आप जानवरों को पाल के भी पैसा कमा सकते हो। सेकेंड फील्ड जो है अदर एम्प्लॉयमेंट, वो है फिशरीज। मछली में काफ़ी पैसा है आजकल, तो आप मछलियाँ पालो, उससे भी काफ़ी पैसा मिलेगा। फिर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? सब्जी और फल को उगाना। तो इस फील्ड में भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप एक फार्मर हो, आप साथ चाहते हो कि मैं फार्मिंग के साथ साथ और काम करूँ, तो हॉर्टिकल्चर में ट्राई कर लो, आप सब्जी और फल उगाओ। उसके बाद फिर है कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या होती है? इसमें जो बुनने का काम होता है, जो घर की औरतें ज़्यादातर करती हैं,
बुनना, कपड़े वगैरह बुनना, ये सब काम जो है कॉटेज इंडस्ट्री का होता है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री का होता है। तो कॉटेज इंडस्ट्री जब होती है, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग, ये सब होता है। पहले तो बहुत चलती थी कॉटेज इंडस्ट्री, लेकिन आज मॉडर्न मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ गई। अब कहोगे सर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं तो कौन हाथ की बुनी हुई चीज़ों का पहनेगा। तो आज भी डिमांड है कॉटेज इंडस्ट्री की, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप लखनऊ का चिकन कपड़ा बहुत फेमस है, चिकन करी, वहाँ की डिज़ाइनिंग जो है हाथों से ही की जाती है, वो बहुत फेमस है। आज भी जो स्वेटर बुने जाते हैं हाथों के, वो उनकी डिमांड ज़्यादा है। तो औरतें जो हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए अगर वो चाहती हैं। ठीक। कॉटेज इंडस्ट्री में और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सॉप मैन्युफैक्चरिंग, साबुन का बनाना, डॉल का बनाना, मशरूम मशरूम को उगाना, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर है एक इम्पॉर्टेंट टर्म एनसीईआरटी का है, TANWA, तनवा। क्या है फुल फॉर्म इसका? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। ये एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया था तमिलनाडु ने। क्यों किया था? ताकि औरतों को कई सारी टेक्निक सिखाए, उनको टेक्निक सिखाया ताकि वो खुद के घर के लिए, अपने घर के लिए पैसे कमा सके। उनको कॉटेज के बारे में बताए, उनको हॉर्टिकल्चर के बारे में बताए, उनको और अदर फील्ड्स के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वो अपने घर का सपोर्ट बन सके। ठीक है। और साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट के बारे में हमें जानना है, जो कि है जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी। ये एक एकेडमी है जिसको सेटअप किया गया था ताकि गांव के लोगों को आईटी के बारे में जानकारी दी जाए। आईटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाए। आज आपको पता है 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी की कितनी डिमांड है, हर कोई, किसी को इंटरनेट का जानना कितना ज़रूरी है। तो ये जो एकेडमी है जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी, यहाँ पे गाँव के लोगों को बुला के उनको सिखाया जाता है बेसिक चीज़ें, जैसे ईमेल सेंड करना, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करना, स्कैनर चलाना, प्रिंटर चलाना, फोटोकॉपी करना। उनको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि वो अपने गांव में जाके पैसे कमा सके। देखो फोटोकॉपी वगैरह की मशीन जो जिसको चलाने आती है गांव में, उनकी दुकान काफ़ी अच्छी चलती है। तो ये सब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है। अब ये टॉपिक खत्म होता है हमारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम उस फार्मिंग को कहते हैं जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ ना करके ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं। नेचुरल चीज़ों में क्या आ जाती है? गोबर को एज अ फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। काई जो होती है उसको हम एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि हम केमिकल्स का यूज़ कम करके ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जिससे खेत को नुकसान ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऐसा डेवलपमेंट जिसमें नेचर को, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। फिर आप क्वेश्चन पूछोगे आप, सर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करें? हमारे पास केमिकल्स है, इतने अच्छे अच्छे केमिकल्स हैं, तुरंत डालो तुरंत असर करता है, तुरंत हमें इतनी अच्छी फसल मिल जाती है, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ट्राई करें? ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्राई करना क्यों ज़रूरी है हमारी इन्वायरमेंट के लिए, वो क्यों ज़रूरी है उसको हम डिटेल में जानते हैं। तो पहला जो रीज़न है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ट्राई करनी चाहिए, वो है इसलिए क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्राई करोगे तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बचेंगे। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आपको पूरा ज्योग्राफी बताता जा रहा है। ये सब जो टॉपिक्स हैं ये सब ज्योग्राफी के हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो एक बार ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा नहीं जनरेट किए जा सकते। जैसे एग्जांपल आपको मैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का बताऊं, कि रिन्यूएबल देखो वो रिसोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे पानी, पानी भी आजकल ख़त्म हो रहा है, लेकिन कोई और, एयर, हवा, जितनी भी यूज़ करो हवा को, वो ख़त्म नहीं होती। हाँ माना हवा पॉल्यूटेड होती जा रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन वो हवा ख़त्म नहीं होगी, वो बनेगी भले ही वो पॉल्यूटेड हो। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो एक बार ख़त्म हो गई अर्थ से फिर दोबारा नहीं आ सकती। एग्जाम्पल है पेट्रोलियम। अगर पेट्रोलियम एक बार ख़त्म हो गया अर्थ से तो दोबारा वो नहीं जनरेट हो सकता। ठीक है। फिर क्या है कि अगर हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हमारा पेट्रोलियम बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि मशीनरी में जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे
पेट्रोलियम की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, हर चीज़ में पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बचेगा, हमारा पेट्रोलियम बचेगा। सेकेंड रीज़न है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को हमारे नुकसान नहीं करता है, पॉल्यूशन नहीं करता है, क्योंकि हम फार्मर जब केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है हमारी इन्वायरमेंट को। अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट बचा रहेगा। फिर इसके बाद है सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी बचती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से। अगर केमिकल चीज़ें डालते हैं तो हमारी जो फर्टिलिटी होती है सॉइल्स की वो ख़राब होती जाती है, पर अगर हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करोगे तो सॉइल हमारा फर्टाइल रहता है। फिर क्या है फोर्थ, हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करते हैं तो जो हमें खाना मिलता है, फूड जो हमारे फल और सब्जियां होती हैं वो हेल्दी होती हैं। केमिकल अगर आप यूज़ करते हो तो वो उतनी हेल्दी नहीं रहती हमारी सब्जियां। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करते हैं तो हमारी फसल जो निकलते हैं, हमारी धान, गेहूँ, चावल, सब्जी, फल, ये सब बहुत हेल्दी रहते हैं, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को देते हैं, इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रेफर करना चाहिए। फिर है इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखो, जो स्मॉल और छोटे फार्मर्स हैं वो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ये मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ कर पाएँ, ये जो है मॉडर्न फार्मिंग इनकी यूज़ कर पाए। तो उनके लिए अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिफर किया जाएगा तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वो अपने पैसे से अच्छा फसल उगा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो ऐसे किसान जिनके पास पैसे नहीं होते उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। समझ में आ गया? देखो, फिर मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए। पहला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को बचाने के लिए, हेल्दी और टेस्टी फूड्स के लिए, और छोटे किसानों के फ़ायदे के लिए। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। ओके, दैट्स ऑल। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। ओके, ये जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो हम सीबीएसई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट्स हटा दिए गए हैं। तो हम आगे से जो प्रेफर करेंगे वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ सीबीएसई। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।